नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले जो नजर डालेंगे वो यूपी की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के कई नेता राजभवन पहुंचे। बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजभवन में केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी के विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुना। योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना की तरफ से रखा गया। लखनऊ के लोक भवन में हुई इस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुबर दास और बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आया है। ऐसा तो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और यशस्वी नेतृत्व की वजह से ही संभव हो पाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो 2/3 बहुमत दिया, उसके बाद हम यूपी में वापस आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये हम सभी के लिए गौरव का वक्त है जब किसी मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला। जब से आम चुनाव शुरू हुए हैं उस वक्त से यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि यूपी में ज्यादातर समय राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा। इसका नतीजा यूपी की राजनीति में जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों का उदय हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में राजनीति का अपराधीकरण था। यूपी की जनता इससे मुक्ति चाहती थी। 2017 का समय आया और यहाँ की जनता ने से मुक्ति पाली। विधायक दल के सदस्य भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है। आज एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी स्थित इंडियन ऑयल गैस बॉटलिंग प्लांट में एनडीआरएफ का एक कार्यक्रम हुआ। एनडीआरएफ की तरफ से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जिसमें गैस बॉटलिंग प्लांट में एक गैस के टैंकर में रिसाव हो रहा था, जिसके कारण स्थिति खराब हो गई, जिसको देखते हुए दमकल विभाग, एम्बुलेंस और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। गैस रिसाव होने के बाद यहां पर फंसे लोगों को निकालने का काम एनडीआरएफ की टीम को दिया गया। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में दिखाया गया कि इस हादसे के दौरान एनडीआरएफ किस तरीके से बचाव कार्यों को पूरा करती है। की गई है आज, ये इसका क्या सर उद्देश्य था, किस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए होती है जी कि बिटवीन डिफरेंट जो लोकल वो है, सिविल पुलिस है, फायर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और एनडीआरएफ जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है डिस्ट्रिक्ट में तो क्या रिस्पांस
इतना क्विक हो पाएगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए बेसिकली टू चेक प्रिपेयर्डनेस कि किसकी कितनी तैयारी है, उसको चेक करने के लिए बेसिकली इसको किया जाता है। और अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। सर आज किस जगह की गई और क्या क्या किया गया आज इसमें आज बेसिकली ये आप सामने टैंकर देख रहे हैं, इसमें जो हमारा जो सिनेरियो था, इसमें से गैस का रिसाव हो रहा था। तो इसमें जो है एट फर्स्ट जो है फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया गया। तो फायर सर्विसेज के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं, गेल की कुछ QRT है, हॉस्पिटल की टीम है, एम्बुलेंस टीम है, पुलिस है, और फिर उसके बाद एंड में NDRF आई और जो विक्टिम थे यहाँ पर उनको इवैक्यूएट किया। और उसके बाद जो भी उसके एक्शंस थे एज पर प्रोटोकॉल। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद सेठपाल सिंह गांव लौटे। सेठपाल सिंह जब अपने गांव नंदी फिरोजपुर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जिसके बाद जनपद के गांव नंदी फिरोजपुर वो लौटे। उसके गांव में आने के बाद जनपद भर में से लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 25 जनवरी को पुरस्कार की घोषणा से किसानी के क्षेत्र में सहारनपुर के प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह को पद्मश्री के लिए चुना गया था। आपको बता दें कि अपने आप में ये गौरव का पल वहां के लोगों के लिए था और इसीलिए पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद जब सेठपाल अपने गांव लौटे तो लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आए। किस तरीके से लोग अपनी खुशी का इजहार वहां पर कर रहे थे वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किसानी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से ये सम्मान दिया गया। जब से घोषणा हुई थी तभी से लोगों में खुशी थी और जब सम्मान को लेकर सेठपाल गांव लौटे तो गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने वहां पर स्वागत किया। जनपद से अलग अलग गांव से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो किसानी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है सेठपाल सिंह को और उसके बाद लोगों में खुशी देखने को मिली जब पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। और उसके बाद सेठपाल अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों में किस कदर इस पूरे मामले को लेकर खुशी का माहौल था। खुशी से लोग गदगद नजर आए क्योंकि उनके क्षेत्र का किसी शख्स को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से यह सम्मान दिया गया। ये एक ऐसा सम्मान है जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्मान है और मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा समाज, सब लोग इतने उत्साहित हैं। ये आप लोग ये सबको देख करके महसूस कर सकते हैं। तो मैं बहुत इस सम्मान से बहुत अभिभूत हूँ। जब आपको सम्मान मिला उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था आपको, आप बताइए। जिस टाइम महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोगों के बीच में और मेरा देश जहां से राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल में, तो एक ऐसा गर्व का अनुभूत था जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा अपने सभी किसानों से ये संदेश है, वो अपनी कृषि को लाभदायक कराने के लिए अपनी उसमें विविधीकरण अपनाएं। जितना भी हम नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएंगे, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ाएंगे, दलहन तिलहन का समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। खबर सहारनपुर से, जहां नवीन नगर में आयोजित कार्यक्रम में सपा छोड़कर निषाद पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वक्ताओं ने सभी लोगों को संगठन मजबूत करने का आह्वान भी किया। पूर्व राज्य मंत्री उदयवीर कश्यप की अगुवाई में कई लोगों ने निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए सभी लोगों से संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री उदयवीर कश्यप और ऋषिपाल सिंह सांसी ने कहा कि सपा ने विधानसभा चुनाव में कश्यप समाज को कोई भी टिकट नहीं दिया।
गया, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा है। खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा में बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र के डीएम बीके त्रिपाठी ने निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अमरोहा जिले में 52,352 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सीधे आयोग को जोड़ा गया है, जो कि परीक्षा पर सीधी निगाह बनाए हुए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन सख्ती से किया जा रहा है। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के कक्ष में जाकर जायजा भी लिया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई, जिसमें पहली शिफ्ट में पेपर 8 बजे से हुआ और 27,300 बच्चे पेपर दे रहे थे, जबकि दूसरी शिफ्ट में इंटरमीडिएट के 25,052 बच्चों ने परीक्षा दी। 73 केंद्रों पे परीक्षाएं आज चल रही हैं और आज प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी की पेपर चल रहा है, जिसमें 27,216 बच्चे पंजीकृत थे और 2,150 बच्चे एब्सेंट हैं और कुल 25,091 बच्चे जो है प्रेजेंट है। मैंने भी कई केंद्रों को भ्रमण किया। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चल रही है और बच्चों में परीक्षा को लेकर बड़ा उत्साह भी है और बच्चे आए हुए हैं, तैयारी से अपना परीक्षा दे रहे हैं और पूरी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और प्रश्न पत्रों को निकालने के लिए जो खबर आजमगढ़ से, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले की सभी शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया गया है। वहीं कुछ दिनों पहले अहिरोला के माहौल में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी और ये जहरीली शराब सरकारी ठेके से बेची गई थी, जिसके बाद मुबारकपुर में शराब की दुकान पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व आबकारी विभाग की टीम के साथ छापा मारा गया और दुकान की अच्छे तरीके से जांच की गई। बताया जा रहा है कि दुकान में स्टॉक रजिस्टर और चीजें ठीक पाई गई, लेकिन साफ सफाई का अभाव रहा, जिसके लिए जो दुकानदार हैं उनको निर्देशित किया गया है और शराब की दुकानों की चेकिंग की प्रक्रिया अब नियमित रूप से चलती रहेगी। इसके बारे में अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। शराब के गोदामों को चेक किया है, क्या है? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद के जितनी भी शराब की दुकानें हैं उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगी और हम लोग को दायित्व दिया गया कि प्रतिदिन हम लोग शराब की दुकानों पर जाएं और वहाँ 2-3 चीज़ें इंश्योर कराएं। पहली चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना मिल पाए जो नियमों के विरुद्ध हो। दूसरा, पन्नी का कहीं भी किसी भी शराब की दुकान में या पॉलीथीन वाले प्लास्टिक वाले ग्लास का यूज ना हो और आसपास प्रॉपर तरीके से डस्टबिन रखें और उनके पास जो भी स्टॉक की मात्रा दिखाई। वहीं बरेली के सिरोली में तेज रफ्तार से आ रही बाइक सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिसके बाद हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे सवार थे, जिनमें से पति और उसके 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि हादसा सुबह हुआ था, जब बाइक सवार सभी सिरोली से रामपुर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी का इलाज अभी भी चल रहा है। अंतर्गत आज सुबह 9:30 बजे 5 लोग जो हैं पति पत्नी और उनके 3 बच्चे एक मोटरसाइकिल से थाना विशारदगंज से जा रहे थे शाहबाद रामपुर, और ये सिरौली अलीगंज मार्ग है, वहाँ पर एक मोड़ पर ये स्पीड से जा रहे थे और ये दुर्घटनाग्रस्त होकर ये जो मोटरसाइकिल है ये नीचे जो गड्ढा है उसमें गिरी और इसमें मौके पे ही जो 3 व्यक्ति हैं, इसमें भूरा जो 37 वर्ष के हैं, उनकी बेटी और अच्छा। फतेहपुर में देर रात नागेंद्र नाम के युवक की अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे नागेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करने के बाद पता चला है कि करीब 11:15 बजे के आसपास उसकी मां उसकी बहन से फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उन्हें तेज आवाज आई। उन्होंने जैसे ही घर से बाहर के हिस्से की तरफ देखा, बैठक में वहां पर नागेंद्र कमरे के बीच में पड़ा था और उसके सिर पर खून बह रहा था। उन्होंने उसे पलट कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिससे घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बाइक पर आए और हमारे चाचा का लड़का है जी, ये बैठक में सो रहा था। इसको बुलाया बाहर और बाहर बुलाते ही इस पर फायर करे। ये पिस्टन से इसको मारेगा, एक पिस्टन की गोली है। हमें जैसा पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि भाई 315 की भी गोली भी हो सके, लेकिन उसे वो आज ही हो। क्या नाम था मृतक का? नगेंद्र जी। किस रंजिश को लेकर के हुआ? रंजिश तो इसकी पहले थी जी, 2016 में। अब तो कोई रंजिश थी नहीं जी, ये लड़की लेकर चलेगा आता जी, यहीं हमारे पड़ोस से गाँव से। ये थाना नकुड़ क्षेत्र में गांव पड़ता है फतेहपुर जट। वहाँ पर कल रात की एक घटना है जिसमें कि दो अज्ञात जो बाइक सवार थे, उन्होंने एक नगेंद्र नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें उनके परिवार द्वारा तहरीर देकर इसमें हम लोगों ने अपने पंजीकृत कर दिया है। और आगे इसमें जो भी विवेचना प्रचलित है और इसमें जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम लोगों ने इसमें करीब 3 टीमें जो हैं इसमें लगा दी हैं, सर्विलांस और सबकी इसमें मदद ली जा रही है और इसको हम लोग जल्दी ही इसको सॉल्व करके जो दोषी होंगे उनको पकड़ लेंगे। ये थाना नकुड़ क्षेत्र में अमरोहा में आबकारी विभाग के खिलाफ महिलाओं ने अवैध शराब को लेकर लामबंदी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की पुलिस संयुक्त टीम के साथ मिलकर थाना सैद नागली क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची और छापेमारी के दौरान 3000 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने 150 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट भी किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने एक अवैध शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया और 4 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार पुलिस की तरफ से ऐसी कार्रवाई से जो शराब तस्कर हैं, जो शराब माफिया हैं, वो डरे हुए हैं। नगली के ग्राम जुंडी कादर में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापा मारकर 150 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है तथा 3000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। एक अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य चार अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना वन भूमि में अतिक्रमण का खेल जोरों से चल रहा है। जहां भी खाली जमीन दिखाई देती है, वहीं कब्जाधारी रातों रात दीवार खड़ी कर दे रही हैं। बता दें कि बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में छोटे झाड़ के जंगल को काटकर पहाड़ पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं राजपुर कुसमी मुख्य मार्ग पर गांव करकली के पास 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे मकानों का निर्माण कर लिया गया और रातों रात यहां पर नए नए मकान बनाए जा रहे हैं, जिसको जितना जगह मिल रही है उतने पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र जहां पर कब्जाधारी कब्जा करके बैठे हैं, वो इलाका वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन जंगल की जगह पर पहाड़ में गांव बसने लगा। मामले में कुसमी के एसडीएम ने कहा कि इस पर प्रकरण जो है दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी हमने एक बार यहां पर कब्जाधारियों को भूमि अतिक्रमण खाली करवाया था, लेकिन दोबारा फिर से अतिक्रमण का सिलसिला जारी है और जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार जो सरकारी वन भूमि है उस पर लगातार जो है मकान बनाए जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं, उनकी सुनवाई चल रही है और जैसे ही फैसले होते हैं उसके बाद में बेदखली की कार्रवाई करा दी जाएगी। सर, ये मुख्य मार्ग इसमें जो जानकारी है मुझे उसके हिसाब से करीब 15 या 20 मकान ऐसे हैं जो झोपड़ी नुमा हैं और प्रारंभ में भी इनको हटाया जा चुका था एक बार, ये फिर से दोबारा किए हैं। इनको जैसे ही आदेश पारित होता है तहसीलदार न्यायालय से, उसके बाद में बेदखल की कार्रवाई करा दी जाएगी। स्थानीय लोग ही हैं और जमीन छोटे झाड़ पर। वहीं गोरखपुर में पुलिस ने 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गोरखपुर के पिपराइच में पुलिस टीम की तरफ से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सिकंदर नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी और उनके मोबाइल पर किसी ने कॉल करके 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस की तरफ से रंगदारी के लिए आए मोबाइल नंबर को ट्रेस करके ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तो उसने रंगदारी मांगने की बात भी कबूल की है और कहा कि पैसों की जरूरत होने की वजह से उसने ये कृत्य किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वादी श्री सिकंदर के फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी कि हमको 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इस पर थाना पिपराइच में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। प्रभारी निरीक्षक पिपराइच और उनकी टीम द्वारा प्रयास करके इसका अनावरण किया गया। तो इसमें ओम प्रकाश नामक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। CDR और वॉइस कॉलिंग से इसकी पुष्टि हुई है और इसने स्वयं अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। ये जो वादी सिकंदर है उसके साथ ही काम करता है और इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इसने उसको चंदन के नाम पे पैसा वसूलने के लिए फ़ोन किया। तो आपको बता दें, रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरोपी ने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। फोन पर रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला था, जिसमें आरोपी ने जो है व्यापारी को फोन करके रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लगातार मामले में जांच कर रही थी और पुलिस को अब बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।